दोस्तों अभी आप लोगों ने सुना होगा एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ जो कि ट्रेंड भी कर रही थी यहाँ पर कि गुजरात के अंदर में एक बहुत बड़ा गोल आकृति का एक कुछ ऑब्जेक्ट मिला है। और कई सारे लोग ये एक्सपेक्ट लगा रहे हैं कि चाइना की साइड से कुछ हमारे देश के अंदर कुछ डाला गया है, कुछ रॉकेट वगैरह कुछ फेंका गया है। तो ऐसी कुछ यहाँ पर ये बातें निकल कर आई। आखिर इसके पीछे पूरा मुद्दा क्या था वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। एक एक बात जो है वो आप लोगों के माइंड में क्लियर होगी। आखिर ये बातें चली कहाँ से और ये ऑब्जेक्ट क्या है, किसके द्वारा यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट हैं जो आप लोगों को पिक्चर में दिख रहे हैं, इनके द्वारा यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि चाइना का एक रॉकेट है, उसकी डिब्री है ये जो हमारे देश में आगे बढ़ी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। और रिसेंटली अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रोजेक्ट लाए गए हैं हमारे देश में और वर्ल्ड में क्या चल रहा है इसके बारे में। स्पेस डिब्री इतना बड़ा चैलेंज क्यों बनता हुआ जा रहा है आने वाले टाइम में, तो इसको आप लोग जीएस पेपर थर्ड जो आप लोगों का साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है उसमें आप लोग एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं बड़ा ही प्यारा सा जो कि यहाँ से पूछा जा सकता है। तो काफ़ी डिटेल में ये टॉपिक में डिस्कस करूंगा, तो अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। बड़ी ही प्यारी और बहुत शानदार बात बोली गई है, लाइफ से आप लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे। और ये एक ऐसी चीज है यार, आप लोगों को इसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। आखिर क्या है बेसिकली बात करता हूं और इसको आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि अक्सर ये चीजें आप लोगों ने लाइफ में देखी होंगी। तो बोला ये जा रहा है कि जो तुमसे तंग आ जाए छोड़ दो उसे, बोझ बन जाने से ज्यादा याद बनना बेहतर होता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि अगर कि किसी रिश्ते को एक खूबसूरत मोड़ पर ले जाकर या फिर अंजाम पर ले जाकर छोड़ देना ही अच्छा, इससे पहले कि वो एक तरीके से नासूर बन जाए, ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है, ऐसी चीजें ना बन जाए। तो बोझ बन जाना एक तरीके से वो ज़्यादा खतरनाक होता है एज कंपेयर टू याद बन जाना, क्योंकि यादें जो होती हैं वो अगर अच्छी रहेंगी तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना इंसान जो है ज़िंदगी भर चिढ़ता रहेगा। इसके बारे में आप लोग ही क्या रहे हैं, क्या कोई ऐसा इंसान है जिसको आप लोग ज़िंदगी में से निकाल के फेंकना चाहते हैं? ठीक है, गाली गलौज मत लिखिएगा। अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो चेंज करना चाहते हैं कि एक्सचेंज ऑफर मिल रहा हो तो इस इंसान को मैं ज़रूर चेंज करूँगा, ठीक है, इसके बदले कोई दूसरा मिल जाए तो तो ऐसा कोई ऑप्शन हो तो आप लोग किसको चेंज करना चाहेंगे तो बताइए, ठीक है। बाकी काफी इंपॉर्टेंट यार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है, अच्छे से सुनिएगा। और आप लोगों का दिन कैसा रहा आज का ये जरूर बताना, क्योंकि अगर एक बार आप लोग इसको कमेंट में लिख कर भी देख लोगे ना कि हाँ हमारा दिन ऐसा रहा, तो आप लोगों को अंदर से फील करोगे कि रियलिटी में आप लोगों ने कितना टाइम ढंग से यूटिलाइज किया है और कितना टाइम आप लोगों ने वेस्ट कर दिया है। तो इसको आप लोग अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे आगे आने वाले टाइम को, अगर इस बात के ऊपर थोड़ा सा आप लोग गौर फरमाओगे। तो इस बात के ऊपर अपना नज़र जरूर डालना और गौर जरूर फरमाना, इससे आपका आने वाला वक्त जो है वो काफ़ी आप लोगों को संवरता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो कितनी ज़्यादा हिंदी हो गई है वक्त संवरता हुआ नजर आएगा चलिए अच्छे से ध्यान रखें। बाकी जो न्यूज़ है इसी के साथ में मैं स्टार्ट करूंगा आज का ये लेक्चर, जो कि बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और साइंस एंड टेक के अंदर आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा काफ़ी डिटेल में कवर की गई है। अभी हुआ क्या है यहाँ पर, बेसिकली आप लोगों को पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो गुजरात से आते हैं। तो चाइना ने यहाँ पर ये जो आइटम है गुजरात के अंदर ही गिरा है, ऐसा कुछ नहीं है, चाइना के हाथ में नहीं था, ठीक है। ये बस ऐसे ही कि हाँ बस समझ जाओ ताकि आप लोग कहाँ पर गिरा है। तो गुजरात के अंदर यहाँ पर ये फ्रेगमेंटेड जो आइटम गिरा है इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और इसकी जब स्टडी की गई थोड़ा सा इसके बारे में कुछ आइडिया लगा। ये एक बेसिकली यहाँ पर साइंटिस्ट है इस फील्ड में काम करने वाले जिनका नाम है जोनाथन, इनके द्वारा यहाँ पर इसके ऊपर नजर डाली गई और बोला गया चैंगजेन 3B सीरियल का जो यहाँ पर चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया रॉकेट है, जिसकी यहाँ पर ये डिब्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। डिब्री क्या होती है? स्पेस डिब्री आप लोगों ने कई बार सुना होगा, तो एक तरीके से इसको स्पेस का कूड़ा आप लोग बोल सकते हैं। स्पेस का कूड़ा, स्पेस का कचरा, स्पेस का मलबा, जो भी शब्द आप लोग यूज करें, आप लोगों को सुनने में मजा आना चाहिए वो शब्द आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर बात करूं 1957 में तो हमारी प्यारी पृथ्वी कुछ ऐसी दिखा करती थी, पर लेकिन 2005 तक आते आते यहाँ पर ये कुछ ऐसी दिखने लगी, 2018 तक आते आते ऐसी दिखने लगी और 2030 तक आते आते ये माना जा रहा है कि ऐसी कुछ दिखने लगेगी, यानी कि पृथ्वी जो है वो आप लोगों को दिखनी बंद हो जाएगी। तो आने वाले टाइम पे दिक्कतें देखने को मिल सकती है। क्यों? अगर मैं आप लोगों को बताऊं हमारे कितने सैटेलाइट आज के डेट में स्पेस के अंदर एक्टिव हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है, किससे आप लोग पूछ भी सकते हैं, जनरल नॉलेज में आप लोगों से भी कोई पूछ सकता है। तो लगभग 50 के करीब ऐसे सैटेलाइट हैं जो हमारे एक्टिव हैं आज की डेट में स्पेस के अंदर में, ठीक है। यानी कि हमारा देश है, हमारा प्यारा देश है, कंट्री हमारा भारत,
उसके टोटल सैटेलाइट मिला के लगभग 50 के करीब है जो एक्टिव है, और इन्हीं से आप लोगों को डिफेंस, कम्युनिकेशन, वेदर इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें मिलती हैं, जिसके चलते हमारी कंट्री में जो भी आवागमन हो रहा है, ये उबर, ओला, जो भी ऐप वगैरह आप लोग यूज कर रहे हैं, जोमेटो वगैरह, ये सारी चीजें कहीं जाने के लिए आप लोग जो गाड़ी के अंदर में, अपनी बाइक के अंदर में जब आप लोग बेसिकली उसके ऊपर बैठते हो तो आप लोग उसके ऊपर रास्ता लगा देते हो कि कहाँ हम लोग को जाना है। तो हमारी कंट्री में भी हम लोग काफी सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं, तो ये डिफेंस के पर्पज से भी यूज किया जाते हैं। तो सारा काम, सारा खेल, सारा गेम जो होता है वो सैटेलाइट्स का होता है, और ये सैटेलाइट है एक तरीके से जो पृथ्वी के चारों ओर दिख रहे हैं। हमारे देश के 50 सैटेलाइट है, पर लेकिन इलोन मस्क जो है, अकेला इंसान, पगला गया है वो इंसान, वो ये बोल रहा है कि आने वाले टाइम में मैं अकेला जो हूं लगभग 3000 के करीब यहाँ पर ये इस तरीके से सैटेलाइट छोड़ने वाला हूं। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर कई बार कंट्रोवर्सी भी बन जाती है इन सब चीजों के ऊपर कि भाई साहब छोड़ तो रहे हो, पर लेकिन ये जो मलबा यहाँ पर जाकर इकट्ठा हो रहा है उसका क्या करोगे, ये तो बता देते मेरे दोस्त। तो ये पूछे तो फिर वो उसके बारे में जो है अभी आगे इलाज भी करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि अभी एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब भी लगता है ना जिंदगी में कोई आप लोग स्टेप उठाने वाले हैं तो उसकी आप लोगों को आगे तक की चीजें सोच लेनी चाहिए कि ये चीजें गलत भी हो सकती हैं और कितना फायदा हो सकता है। तो उसके उन्हें कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोज एंड कॉन्स जो है वो आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाने चाहिए। उसके लिए रीजन क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने मास्क दबाकर यूज किए, अभी मास्क जो है इतनी बड़ी दिक्कत बन गए कि वो एक तरीके से देखने लगे कि यार आने वाले टाइम में ये एक अलग से दिक्कत निकल कर आ रही है, इसको कैसे टैकल करना है। तो हम लोगों ने उनको सीमेंट में यूज करना स्टार्ट कर दिया मास्क को। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखा गया बायोडिग्रेडेबल मास्क बनाने की भी कई सारी यहाँ पर बातें की गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया कि हम लोगों ने समस्या के साथ में ही सॉल्यूशन को भी थोड़ा सा फोकस देना स्टार्ट कर दिया। पर लेकिन अगर देर हो जाए तो फिर पॉलिथीन वाला काम हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो पॉलिथीन का खूब प्रचार किया गया दबाकर, पर लेकिन बाद में पता चला यही पॉलिथीन जो है वो हमारी जो बेसिकली जिनको आंखों का तारा बोलते थे वो आंखों का नासूर बन गया। ठीक है, तो वो आप लोगों को बेसिकली चीजें देखने को मिलेगी। तो जरूरी है कि पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव भी चीजें सोच ली जाए तो अच्छा रहेगा। तो इसके बारे में यहाँ पर ये महाशय हैं, इनके द्वारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई, तो कुछ डिटेल में मैं आप लोगों को बातें बता दूं, इसको आप लोग कंपेयर करके समझ सकते हैं। देखिए, आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूं कि मैप में अगर आप लोग कोई लोकेशन देखनी है तो उसको अपनी कंट्री के साथ में कंपेयर कर लिया करो। इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई भी लोकेशन देखनी है, फायदा क्या होता है, उसका फायदा ये होता है कि आप लोग उसको याद रख पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि रेफरेंस के तौर पर अगर कोई चीजें आप लोग दिमाग में रखते हो तो लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख पाते हो। तो हमेशा चीजों को रेफरेंस के तौर पर लेकर चला करो। तो चैंग जो यहाँ पर बेसिकली चैंगजियांग 3B जो यहाँ पर जिसको कॉमनली CZ-3B बोलते हैं चाइना के अंदर, ये एक ऑर्बिटल सैटेलाइट था, सैटेलाइट व्हीकल था, जो कि बेसिकली हमारी कंट्री में GSLV जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और PSLV जो यहाँ पर इनके इक्विवेलेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो डिब्री यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये यहाँ पर जो मलबा देखने को मिल रहा है, ये इसका बेसिकली मलबा यहाँ पर बोला जा रहा है जो कि हमारे देश में आकर यहाँ पर गिरा है। तो ये इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर बोला गया है जो कि इनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली री एंटर किया अर्थ के ऑर्बिट में। तो इसके चलते यहाँ पर ये बातें निकल कर आई। और इसकी जो थर्ड स्टेज है यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है। इतना अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, पर ये जरूर याद रखेगा कि ये गुजरात में जाकर गिरा है। ठीक है, तो राज्य का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, अभी और भी स्टडी की जाएगी तो पता चलेगा यहाँ पर क्या क्या दिक्कत है। पर लेकिन यहाँ पर अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है यार, ये तो बता दी होती क्या स्पेस डिब्री, बोलो कि यार समझाता हूँ, एक एक पॉइंट तेरे क्रिस्टल क्लियर करता हूँ, इसके बाद में कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को ऐसे पढ़ो कि किसी को पढ़ा सको, तब देखो टॉपिक पढ़ने में कितना मजा आता है। अगर बात की जाए यहाँ पर स्पेस डिब्री के बारे में, तो डिब्री जैसे कि मलबा, कचरा, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बोल दी। तो यहाँ पर ये किस किस चीज का हो सकता है, कम्युनिकेशन, ट्रांस, वेदर, या फिर जो क्लाइमेट को मॉनिटर करने वाले जो भी यहाँ पर सैटेलाइट्स हैं, ये बेसिकली वो हम लोग जो स्पेस में भेजते हैं उनसे निकला हुआ कोई भी पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। या फिर आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा एक सैटेलाइट हम लोगों ने स्पेस में भेजा, उम्र कितनी थी उसकी, उम्र थी भाई साहब 8 साल, उम्र थी उसकी 10 साल, उम्र थी उसकी 12 साल, उम्र थी उसकी 15 साल। पर लेकिन सैटेलाइट हम लोग कब से भेजते आ रहे हैं, तो कई सालों से भेजते हुए आ रहे हैं, तो वो वहां पर कचरा बनकर फिर स्पेस में घूमने लग जाते हैं। तो उसके चलते यहाँ पर क्या होगा आप लोग खुद सोचिए। हम लोगों ने यहाँ पर 50 सैटेलाइट भेज रखे हैं, इलोन मस्क कह रहा है 3000 भेजूंगा, और भी कई सारी कंट्री दुनिया भर के सैटेलाइट भेज रही है, चाइना दबाकर सैटेलाइट भेज रही है, सब अपने अपने बेसिकली सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर जब ये सैटेलाइट हो जाएंगे तो एक इंसान का सैटेलाइट दूसरे इंसान के सैटेलाइट से टकराने का चांसेस रह सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही भीड़ भड़ाका वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे मार्केट में जब आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को ट्रैफिक देखने को मिलता है, वो नहीं आगे एक दूसरे के सामने आगे खड़े हो गए कि अब निकल के दिखा, देखो तो जानू तो कितना बड़ा ड्राइवर है। तो यही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक दूसरे के सैटेलाइट से टकरा रहे हैं और इसकी वजह से लाखों करोड़ों का नुकसान होता भी आप लोगों को नजर आ सकता है। और इसकी वजह से जो पृथ्वी के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो अलग से,
कल को पता चला इस तरीके से घेर लिया पृथ्वी के ऊपर जो है बादल की जगह सैटेलाइट मंडरा रहे हैं और सूरज की रोशनी को भी आने में यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तो इसकी वजह से अब आगे यहाँ पर ये पड़ गया इंडिया के अंदर में आके, पता चला कल को पता नहीं किस किस देश में आकर इस तरह के टुकड़े गिर रहे हैं यहाँ पर। और चलो ये तो अच्छी बात है, यहाँ पर उन्हें कहते हैं खुदा ना खास्ता चलो किसी की जान नहीं गई, पता चला किसी के घर में गिर जाता, किसी के सर पे गिर जाता तो इंसान आधा जमीन में धंस जाता भाई, ये आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि गलत ऐसी जगह गिरा जहां पर इसकी वजह से किसी को चोट नहीं पहुंची है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि हम लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें कि आने वाले टाइम में इनसे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसी के चलते पहले ही हम लोग यहाँ पर अपना प्लान कर सकें चीजों को, ठीक है। रियल अमाउंट में अगर बात करें बिटवीन, अगर बात करें यहाँ पर आज के डेट में जो स्पेस डेब्री है, ये आप लोग एक अंदाजा लगाना, स्पेस डेब्री का मतलब जो भी वहां पर सामान पड़े हुए हैं आज के डेट में स्पेस में वो घूम रहे हैं, और रीजन ये है क्योंकि वो जमीन पे नहीं आते हैं, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण जो बल है बेसिकली पृथ्वी का, उसके बाहर वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये 5 लाख से लेके 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, यानी कि 5 लाख से लेके 10 लाख तक का आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के चलते एक ये खतरनाक चीज है, आप लोग देख सकते हैं, नॉर्मली आप लोगों ने बाइक चलाई होगी, कितना चलाते हैं, ठीक है भाई साहब, 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 100 की चल रही है, चलो 120 चल गई, इनकी स्पीड देखो ये कितनी स्पीड से घूमते हैं यहाँ पर जब स्पेस में अगर बात करते हैं 17,500 मीटर पर आवर, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। और ये इनकी स्पीड और भी ज्यादा हो जाती है कई बार, तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा बेसिकली 28,000 के करीब आप लोगों को देखने को मिल सकती है, मतलब एक अच्छी खासी स्पीड है, रटना नहीं है पर, लेकिन हाँ ये कि इनकी ह्यूज स्पीड आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसके चलते यहाँ पर ये किसी भी चीज से टकरा जाए, अगर सैटेलाइट से टकरा जाए तो भाई साहब सैटेलाइट जो है वो मम्मी करता करता भागे वहां से, उसको मुंह लगाना पड़े, उसकी जोड़ों में और कमर में दर्द हो जाए, यानी कि सैटेलाइट के अंजर पंजर हिल जाए, वो जो अपना काम कर रहा है उसको छोड़ के वो सर पकड़ के बैठ जाएगा, मेरी तो कमर तोड़ दी, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। तो हो गया किसी भी कंट्री का लाखों का नुकसान। और सोचो कि वो कोई कंट्री ऐसी हो भूटान नेपाल टाइप की, जिसने ले दे के किसी की हेल्प से बेचारा वो सैटेलाइट लॉन्च किया था, उनको तो लग गया चपट। तो ये ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो जरूरी है यार इनके बारे में बात की जाए और इसका सोल्यूशन निकाला जाए। इसीलिए इन चीजों के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया और ये चीजें मैटर भी करने लगी हैं। क्यों मैटर करने लगी है? इसलिए मैटर करने लगी है, कल को दिक्कत देखने को मिल सकती है, कोई डेड सैटेलाइट यहाँ पर पड़ा हुआ मरा हुआ सैटेलाइट, ठीक है, कोई रॉकेट आप लोगों ने भेजा, उसका बचा कुचा पार्ट वहां पर बच गया, टूटे फूटे जो यहाँ पर सामान घूम रहे हैं वहां पर, या फिर आप लोग बात करें एंटी सैटेलाइट वेपन भी यूज करने की बात की जाती है, सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने की बात की जाती है ना कई बार कि हाँ तुम्हारा सैटेलाइट उड़ा देंगे, वो वाली चीजें, ठीक है। तो अभी यहां पर हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये कुछ शब्द मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, कई बार मैच करने के लिए भी आ जाता है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे ये अपनी प्यारी पृथ्वी होगी, यहाँ पर इसका जो सबसे पड़ोसी यहाँ पर ऑर्बिट आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि यहाँ पर पृथ्वी से 100 से लेके ये लगभग 1,500 किलोमीटर या 2,000 या फिर 2,500 तक भी पहुंच जाता है कई बार, इतना आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरा है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, तो यहाँ पर जो मीडियम वाला है यहाँ पर, इसमें आप लोगों को 5 से लेकर 10,000 तक की रेंज देखने को मिलती है। जियो स्टेशनरी जो है यहाँ पर, ये लगभग 36,000 किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिलता है। और हाईली इलेप्टिकल जो ऑर्बिट है, ये लगभग आप लोगों को फिर इसके बाहर वाला पोर्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो सारा मैक्सिमम जो यहाँ पर जो अर्थ को ऑब्जर्व करने वाले जो सैटेलाइट हैं, ये बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि अर्थ को ऑब्जर्व कौन करेगा। अब मैं आप लोगों को बोल दूं, इस इंसान के ऊपर नजर रखनी है, ठीक है, ये पर्टिकुलर इंसान है, इसके ऊपर नजर रखनी है। तो नजर कैसे रख पाओगे? जब उसको देखोगे तभी तो नजर रख पाओगे, आंख बंद करके फिर आप लोग उसको नहीं देखो तो नजर रख पाओगे? ऐसे हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए वो सैटेलाइट जो है नजर रख पाएगा जो अर्थ के सबसे पास में होगा। और वो काम कौन करता है? वो करता है बेसिकली LEO, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। तो ये इसलिए यहां पर जरूरी हो जाता है कि मैक्सिमम जो सैटेलाइट है यहाँ पर, ये इस कैटेगरी के आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर काम करना जरूरी है। इसरो के द्वारा लगभग 4,382 ऐसे इवेंट है लियो के अंदर में, और 3,148 के करीब इवेंट जो थी जियो स्टेशनरी एरिया में, जिसके ऊपर यहाँ पर हम लोग देखकर चल रहे हैं, इनको मॉनिटर कर रहे हैं कि ये कल को आके दिक्कत क्रिएट ना करें, तो उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कई सारे फ्रेगमेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं अलग अलग सैटेलाइट से। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है फिंगयुआन आइस, ये 1C सैटेलाइट जो है यहाँ पर, देखिए चाइना का माल ना मतलब स्पेस में जाके भी दिक्कत क्रिएट करता है। धरती पे तो आप लोगों ने सुना है कि चाइना का माल है ज्यादा नहीं चलेगा, भाई साहब स्पेस में भी जाके बदतमीजी काट रहा है। तो चाइना का माल जो है, इसीलिए कहते हैं चाइना से बचो, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि कोलिजन के केसेस पहले भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिले, तो कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर फिर वो डेबरी घूमने लगती है, मलबा घूमने लगता है। अभी अगर बात करें 84 के करीब यहाँ पर जो यहाँ पर बात की जा रही है, लगभग जो ऑब्जर्व किया गया 84 के करीब क्लोज अप्रोच किए गए लेस देन 1 किलोमीटर से, कि यहाँ पर क्या की दिक्कत चल रही है, ठीक है, बिटवीन स्टारलिंक सैटेलाइट और इंडियन एसिड्स। देखिए क्या होता है, हर एक देश ना अपने अपने सैटेलाइट पर नजर रखे हुए हैं। अगर उसके पास में आगे कोई सैटेलाइट अगर टकराने वाला है,
तो हमारे पास में थोड़ी बहुत कमांड भी होती है, उनको ऊपर नीचे करना थोड़ा बहुत, वो एक तरीके से, तो ऐसी भी चीजें देखने को मिल जाती है। तो यानी कि ये चीजें कंट्रोल भी की जाती है। तो कई बार ये अनकंट्रोल हो जाए तो फिर तो बे कहानी खराब होगी, भाई साहब कर लो, वो तो ठोकेगा ही ठेकेगा। वो नहीं मिल्खा सिंह वाला, वो प्लेन में बैठ रहता है, वो पायलट यहाँ आ गया, वो अब ठोकेगा ये, ठीक है। तो वो वाली बात है, आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो अनकंट्रोल हो गया तो ठोकेगा ही ठोकेगा, पर लेकिन जब तक चीजें कंट्रोल में है तब तक बेटर है, तो उसके ऊपर फोकस देना जरूरी है। जब यहाँ पर कोई ऐसी चीजें बन जाए तो फिर उसके ऊपर काम करना जरूरी हो जाता है। जी हाँ, काम करना जरूरी कर दिया गया है कि यहाँ पर इसको कैसे हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले तो किसी चीज को ऑब्जर्व करना जरूरी है कि देखो कि क्या सही है और क्या गलत है। तो नासा का स्पेस डेब्री सेंसर जो है वो बेसिकली यहाँ पर देख रहा है एक तरीके से चीजों को कैसे यहाँ पर चीजें लेकर चला जाए, और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। तो नासा का स्पेस डेब्री सेंसर जो ऑर्बिटर है यहाँ पर, द अर्थ ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो चीजों को देख रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर यूरोपियन जो कोलंबस मॉड्यूल, ये यहाँ पर 2017 में बेसिकली निकाल कर लाया इसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, जो कि डिटेक्ट करता है मिलीमीटर तक साइज की भी डिब्री, छोटी से छोटी डिब्री, ठीक है। फिर उसके बाद में चेक करता है कि इसकी साइज कितना है, इसकी बेसिकली डेंसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, किस तरीके से घूम रहा है यहाँ पर, तो सारी चीजें चेक करते हैं। उसी के बेस पर तो फिर टैकल कर पाएंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है सामने वाले दुश्मन को खत्म करना है, तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसका काम करने का तरीका क्या है, ठीक है, वो किस तरीके से अपने चीजों को करते हैं। फिर उसकी कमियां देखो, ठीक है, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। तो कहने का मतलब ये है कि या तो अपनी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हाई कर दो कि सामने वाला टिक ही ना पाए आपके सामने, ठीक है, जब कोई बदतमीजी काटता है, या फिर यहां पर सामने वाले की कमजोरी ये देखना स्टार्ट कर दो। हर एक इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, ठीक है, 100% कोई भी महान नहीं होता है, किसी के अंदर ढूंढ लो, होते हैं भगवान में भी लोग कमियां ढूंढ लेते हैं तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो वही चीजें यहां पर करनी पड़ेगी ताकि चीजों को, अपनी चीजों को सेव किया जा सके, और इसमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपनी चीजों के लिए आप लोगों को मरते दम तक लड़ाई करनी पड़ जाए तो लड़ते रहना चाहिए, ठीक है, जहां पर आप लोग सही हो। तो इस तरीके की चीजें देखनी है। एक है यहाँ पर रिमूव डेब्रीज। रिमूव डेब्रीज जो सैटेलाइट है यहाँ पर, ये बेसिकली एक तरीका रिसर्च प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, और डिब्री को रिमूव करने का काम करते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। यानी कि अलग अलग कंट्री जो है इन चीजों के ऊपर काम कर रही है, कैसे इन चीजों को यहाँ पर लेकर चलना है ताकि सिचुएशन को खराब होने से रोका जा सके। तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेकर चल रहे हैं। आप लोग ये पूछने लगोगे भाई हमारा भी है क्या कोई यार, ऐसा बता दो। जी हाँ बिल्कुल है यार, ये रहा नेत्र तो है, हमारी आंखें बेसिकली गड़ाकर हम लोग बैठे हैं। नेत्र मतलब आप लोगों ने सुना होगा नेत्र, कितने सुंदर नेत्र हैं, ठीक है, और लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़के के भी होते हैं, ठीक है, यानी कि हर टाइम सारी चीजें सुंदर देखते हो आप, बस लड़की के बारे में बात की जा रही है। कई सारे बच्चों की आप लोग देखोगे, छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, उनकी आंखें कितनी प्यारी लगती हैं। तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, इसलिए थोड़ी सी सोच जो है उसको अच्छे दायरे में रखा करो, ठीक है। मतलब गाने सारे ऐसे बना रखे हैं कि देख के इंसान पहले सोचने लगे अच्छा ये चल रहा है, तो ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है। तो नेत्रा प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं कि भाई साहब ये बता दो किसका प्रोजेक्ट है। अरे हमारा है, किसका होता, हमारा है ना ये, तो किसने किया, इसरो ने किया लॉन्च। फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। तो एनालिसिस भी कर रहा है और ट्रैकिंग भी कर रहा है। तो ये एक प्रोजेक्ट है हमारी कंट्री का, इसरो का, जिसके तहत यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, और इसरो यहाँ पर बेसिकली अपना काम लेकर चल रही है। इसके चलते यहाँ पर हम लोग पूरा फोकस दिए हुए हैं कि कोई भी हाथ से बचना नहीं चाहिए, कोई भी ऐसी हरकतें करे तो तुरंत उसको पकड़ लेना है, ठीक है। तो स्पेस के ऊपर पूरा काम किया जा रहा है, और जियो स्टेशनरी एरिया में यहाँ पर ये काफी अच्छी सी चीजों को लेकर चले हैं। जो भी डेब्री है या फिर एंटी सैटेलाइट जो भी चीजें हैं उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। और यहाँ पर एक तरीके से ये 10 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 1500 किलोमीटर रेंज तक की चीजों को यहाँ पर ये नजर रख पा रहे हैं। तो ये ऐसा प्रोजेक्ट हमारे देश का ऑलरेडी है। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के सामने है यहाँ पर, ये जो कि आप लोग एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा दीजिए। जैसे यहाँ पर ये हो गया, ये इसरो का हो गया, ये जियो हो गया, ठीक है, यानी कि जीईओ यानी कि जियो सिंक्रोनस वाली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक तरीके चीजों को देखेगा अच्छे से, और डेटा को प्रोसेसिंग भी करेगा, समझेगा भी इसके बारे में क्या क्या दिक्कत है, उसका सोल्यूशन निकालने की भी सोचेगा। तो ये लिखने के लिए अगर कल को कुछ आ जाए तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए थोड़ा मटेरियल दे दिया है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। इसको बोलते हैं E.D ऑर्बिट। डी ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट में से हटाना, ठीक है, तो यानी कि स्पेस में से हटाना। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा प्लान किया गया इस प्रोजेक्ट को 2025 में, ताकि स्पेस को क्लीन किया जा सके। इसी के साथ में और भी काफी सारे पावरफुल प्रोजेक्ट यहां पर चलाए जा रहे हैं। मिशन शक्ति आप लोगों को याद होगा, दोनों ये क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मिशन शक्ति जो है यहाँ पर, ये ज्वाइंट वेंचर था डिफेंस का और इसरो का, ठीक है। डिफेंस यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO, और इसी के साथ में इसरो का मिला के यहाँ पर काम किया गया। एंटी सैटेलाइट जो वेपन होते हैं जो कि लॉन्च किए जाते हैं यहाँ पर सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उसके चलते यहाँ पर ये मिशन लॉन्च किया गया था बेसिकली उड़ीसा से, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री का था। कल को कोई हमारे सैटेलाइट पर अटैक करने लगे तो वैसा हम थोड़ी ना छोड़ेंगे उसका, हम भी उसके को पटक पटक के मारेंगे, तो हम भी तैयार है पूरे। तो इस तरीके से ऐसे प्रोजेक्ट भी देखने को मिलते हैं जो कि आगे आने वाले टाइम में सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। आप लोग बोलेंगे बदतमीज है कि सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करने का फायदा क्या है?
सोचो आज के डेट में हमारे लिए कोई मिलिट्री पर्पज के लिए हम लोगों ने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है, वो हमारी कंट्री में मिलिट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, और यहाँ पर उसी सैटेलाइट पर किसी ने अटैक कर दिया, तो हमारी जो मिलिट्री है वो तो बेसिकली एक तरीके से निहत्ती हो जाएगी इस पर्टिकुलर पर्पज की वजह से। जो उसके टारगेट थे उसको अचीव ही नहीं कर पाएगी, तो सामने वाला फायदा उठाकर ले जाएगा। तो जरूरी है इस तरीके की चीजों के ऊपर काम करना अगर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो। बाकी एक स्लाइड है जो आप लोगों के लिए यहाँ पर डाली गई है, ये हमारी कंट्री में कौन कौन से लॉन्च व्हीकल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर SLV है, जैसे स्टडी लेवल वी, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसी के साथ में यहाँ पर आर्गुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसको PSLV बोलते हैं, और जियो सिंक्रोनस जो है अभी यहाँ पर ये आप लोगों का मार्क फर्स्ट और मार्क सेकंड और अब मार्क थर्ड भी आ गया, इसको हम लोग बाहुबली बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग कुछ बातें याद रख सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर आप लोगों को देखने को मिले PSLV और GSLV के अंदर में, कोई आप लोगों से पूछ बैठे तो हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ स्टेज जो होती हैं बेसिकली फ्यूल वगैरह की वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, वेट में काफी हाई देखने को मिलेगा, लॉन्चिंग टाइम इनका आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ठीक है। किलोग्राम में वेट ये काफी ज्यादा ले जा सकता है और डिस्टेंस भी काफी ज्यादा तय कर सकता है इसके कंपेयर में। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं और जिनके बारे में कईयों बार आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो कोई भी माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए, और डाउट होगा तो फिर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे, और क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो फिर मैं अच्छे मन से पढ़ाऊंगा नहीं, मैं अच्छे मन से पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो फिर आप लोग पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो फिर घर वाले आपको डांट पिलाएंगे, और फिर आप लोगों की जिंदगी और करियर भी बेसिकली दांव पे लग जाएगी। देखो कितनी गड़बड़ी होती है एक छोटी सी बदतमीजी से, ठीक है। तो इसलिए अच्छे सुना करो, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा ही रिदम बन गया। पढ़ लो यार, सिलेक्शन ले लो, उसके बाद में कर लेना जो करना है, ठीक है। बात की जा रही है इंडिया का एंटी सैटेलाइट जो बेसिकली ASAT मिसाइल है, वो किस किस का ज्वाइंट वेंचर था, DRDO के साथ में किसके बेसिकली भाईचारा किसने निभाया यहाँ पर। तो यहाँ पर इसरो, इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, नीति आयोग या फिर नासा। तो नासा तो भाई साहब नशा करके बैठा हुआ था, ये थोड़ा ना हमारा साथ देगा, तो हमारा इसरो ही है जो हमारा साथ देके गया वहाँ पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये एंटी सैटेलाइट यानी कि सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने वाला यहाँ पर मिसाइल लॉन्च किया गया था, ताकि कल को कोई हमारा सैटेलाइट अगर तोड़े फोड़े तो सामने वाला का हम भी तोड़े फोड़े, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई हमके ऊपर अटैक करे तो हम भी उसका ना छोड़े, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के सामने प्रोजेक्ट नेत्रा के बारे में। यहाँ पर बोला गया प्रोजेक्ट नेत्रा जो है वो इसरो का प्रोजेक्ट है। नेत्रा जो है यहाँ पर एक वार्निंग सिस्टम है यहाँ पर, ताकि स्पेस के अंदर में जो डेब्री है उसको डिटेक्ट किया जा सके, ताकि सैटेलाइट को नुकसान न पहुंचाए। और नेत्रा जो है यहाँ पर ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में आप लोगों को बेसिकली गोल है कैप्चर करने का। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर को अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद में आप लोग देखेगा सही आंसर क्या है, ठीक है। तो सही आंसर है यहाँ पर इसका A 1 और 2। रीजन क्या है? ये जियो सिंक्रोनस नहीं है यहाँ पर, ये आप लोगों को ये बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 36,000 किलोमीटर है। बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट आप लोगों को नॉर्मली इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। तो क्वेश्चन और टॉपिक पूरा इस तरीके से लेकर चलो ताकि कोई डाउट देखने को न मिले, ठीक है। ये न्यूज आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज हो सकती है। यहाँ पर बेसिकली इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जीएस पेपर 3 के अंदर में जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। बात की जा रही है IMF के बारे में, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है यहाँ पर, इसके अंदर में जो इसकी करेंसी होती है उसको SDR बोलते हैं। आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया होगा कि IMF की करेंसी बताओ, तो इसको SDR यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बोलते हैं। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से टोकन देकर पैसे निकाल लेना, वो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ से बेसिकली इसके अंदर में जो करेंसी है उनकी जो वैल्यू है, उसके अंदर कई सारी करेंसी की वैल्यू यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। खासकर अगर बात करें तो IMF के अंदर यहाँ पर डॉलर, युआन, यहाँ इन SDR बास्केट जो है उनका वेट जो है वो इंक्रीज हो गया है। ये बातें यहाँ पर की जा रही है। तो समझते हैं यहाँ पर कौन कौन सी करेंसी है, और यहाँ पर कुछ कुछ बातें अपने देश के बारे में समझेंगे जो कि आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट जो रेगुलर रिव्यू है SDR का, वो 2016 में किया गया, ठीक है। तो उसके चलते IMF जो है बेसिकली उसके द्वारा युआन, ये याद रखिएगा यहाँ पर जो आज के दिन में इसके अंदर करेंसी देखने को मिलती है, उसमें आप लोगों को यहाँ पर कौन कौन सी करेंसी देखने को मिलती है पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए बेसिकली IMF की बास्केट के अंदर। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन अगर कोई आप लोगों से कल पूछ ले तो आप लोग बता सके कि हाँ यार इतनी करेंसी होती है। तो याद रखिएगा टोटल मिलाकर 5 पांडव होते हैं इसके अंदर में, ठीक है। यानी कि 5 पांडव हैं यहाँ पर IMF के अंदर में। ये 5 के 5 पांडव कौन है? पांडव मतलब अदरवाइज अदर सेंस से मत लेना, 5 उंगलियां आप लोग बोल सकते हो या फिर जो भी आप लोग याद रखें। पहले नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा डॉलर, ठीक है।
दूसरे नंबर पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये है बेसिकली यूएसए का डॉलर है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आप लोगों को यूरो देखने को मिलेगा, ठीक है। यूरो का बेसिकली सिंबल जो होता है वो ये होता है, ठीक है। डॉलर का सिंबल ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। चाइनीज रिनमिनबी, ठीक है। तो चाइनीज का जो रिनमिनबी है ये यहाँ पर रिसेंटली अभी ऐड किया गया, लेटेस्ट, ये जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। इसी के साथ में यहाँ पर जापान का येन आप लोगों को देखने को मिलेगा और ब्रिटिश का पाउंड स्टर्लिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। अभी हम लोगों ने कई सारे काम भी किए इसके ऊपर, हम लोग सोच रहे थे कि आगे आने वाले टाइम में हमारी करेंसी की भी यहाँ पर वैल्यू बढ़नी चाहिए, पर फिलहाल उसकी वैल्यू जो है और ज़्यादा डाउन होती जा रही है, ठीक है। तो उसके ऊपर काम करना काफ़ी जरूरी है। तो 5 जो ये करेंसी मैंने आप लोगों को बताई है, इनका मतलब क्या है बेसिकली, अगर कोई आप लोगों से पूछे तो इनको आप लोग एक शब्द और यूज़ किया जाता है, कल को कोई पूछ ले, हार्ड करेंसी बोलते हैं। हार्ड करेंसी मतलब ये कि इनको कल को अगर यूज़ करना हो तो इंटरनेशनल लेवल पर लेन देन में कोई मनाही नहीं होगी इनकी, आसानी से आप लोग इनको यूज़ कर सकते हो अगर आप लोगों के पास में ये करेंसी है तो ये इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मुद्दा, ठीक है। और यहाँ पर अगर वेटेज के बारे में बात करें, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो वेटेज था प्रीवियस, ये ब्लू वाला पहले था यहाँ पर, और फिलहाल जो अभी यहाँ पर लेटेस्ट है ये येलो वाला देखने को मिलेगा। तो इसमें किसकी वैल्यू डाउन होगी है? यूएसए के डॉलर की वैल्यू बढ़ी है। अगर स्टेटमेंट देकर यूपीएससी अगर मौज लेने पर आ जाए तो आप लोग याद रखिएगा, इस तरीके से भी थोड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डॉलर की वैल्यू जो है अभी आईएमएफ बास्केट के अंदर में बढ़ गई है। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ गई है, ठीक है, ये देखिएगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों से पूछ जाए यूरोपियन यूनियन की जो यूरो है उसकी वैल्यू घट गई है, ठीक है, ये याद रखिएगा। युआन यानी कि जो चाइना का आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं, इनमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। कल को चल के आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग को पता होना चाहिए इसके बारे में कि ये क्या है बेसिकली, ठीक है। युआन तो उसका हो गया जापान का, येन है चाइना का, ठीक है। येन बोल दे या फिर रिनबिन भी बोल दे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, दोनों का यही है बेसिकली, ठीक है। युआन किसका है? ये आप लोग को जापान का देखने को मिलेगा। और पाउंड जो स्टर्लिंग, जो पाउंड बेसिकली यहाँ पर है, तो पाउंड स्टर्लिंग, तो इसकी वैल्यू बढ़ गई है, यानी कि जो बेसिकली घटी है जापान वाले की वैल्यू घटी है, और यहाँ पर बेसिकली यूरोप वाले की वैल्यू घटी है, यूएसए के डॉलर की, और यहाँ पर चाइना की येन की, और इसी के साथ में पाउंड की, इनकी वैल्यू सबकी आईएमएफ बास्केट के अंदर पड़ी है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इस क्वेश्चन के साथ साथ में एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन किसके इसके अंदर में, तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां से भी कंफ्यूज मत होना आप लोग, यहाँ पर सबसे ज्यादा यूएसए के डॉलर की, फिर यूरो की, फिर जापान के युआन की, फिर चाइनीज येन, और फिर पाउंड, तो ये भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। हल्का सा डिफरेंस है, जरा सा ऊपर नीचे होते ही यहाँ पर बेसिकली दिक्कतें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो चाइनीज येन की वैल्यू अगर बात करें यहाँ पर, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं अगर क्वेश्चन बने यहाँ पर, तो ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर इनकी वैल्यू में भी डिफरेंस आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये है कुछ बेसिक बातें जो कि आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात की जाए यहाँ पर, जो अगस्त 1 से लेके 2022 तक का इफेक्टिव यहाँ पर चीज देखी जा रही है, नेक्स्ट जो रिव्यू होगा वो 2027 में होगा, तो ये अच्छी चीज है। अभी जो रिव्यू हुआ है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से 2027 तक का सारे क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि पंचवर्षीय योजना बनाकर भी अगर कोई बैठा है एग्जाम के लिए तो उसको भी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा 26 में भी, 27 में जाकर चीजें चेंज होगी, और वो भी आगे चलकर बाद में लगभग अगस्त के महीने में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर देखिए, अभी इसको याद करके रख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन न देखने को मिले, कौन कौन बढ़ रहा है कौन कौन घट रहा है, बेसिकली ये देख लीजिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगाने के लिए अगर कल को याद आ जाए तो क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। ये सारी कहानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की कर रहे थे हम लोग? ये सारी कहानी हम लोग बातें कर रहे थे आईएमएफ, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ जिसको बेसिकली आप लोग बोलते हो, तो यूएन इसके पापा हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये फॉर्म किया गया था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944, ये वही कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर जिसके तहत यहाँ पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बेसिकली बनाए गए थे, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इंटरनेशनल जो बेसिकली यहाँ पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो देखने को मिलता है, तो यहाँ पर उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। एक तरीके से पोस्ट वॉर जो है चीजों को संभालने के लिए यहाँ पर कोशिश की गई थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड जब खत्म हुई यहाँ पर ये लग रहा था कि अब दुनिया में पता नहीं क्या ही होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता है 1939 से लेके 1944 तक का जो आप लोग की द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पर कंप्लीट हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकंड, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप लोग, जब ये स्टार्टिंग बनाया गया ओनली 29 मेंबर यहाँ पर हुआ करते थे, आज की डेट में इसके अंदर आप लोगों को 189 मेंबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल ऑपरेशन इसके द्वारा 1947 में स्टार्ट किया गया, 2 साल बनाने में इसको लग गए बेसिकली पूरा, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो बेसिकली सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है, कई बार आप लोगों ने देखा कई सारी कंट्री को आईएमएफ के द्वारा लोन दिया जा रहा है, ठीक है। और कई बार कंट्री को लोन नहीं मिल पाता है, जैसे कि ब्लैक उसमें डाल दिया उसको लिस्ट में, तो उसकी वजह से कई बार ये न्यूज में आ जाती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोग को यहाँ पर समझना चाहिए। अगर बात करें जो फंक्शन होता है आईएमएफ के, तो रेगुलेटरी फंक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे,
फाइनेंशियल और इसी के साथ में कंसल्टेटिव। रेगुलेटरी मतलब चीजों को रेगुलेट करना, तो इसके अंदर चीजों को रेगुलेट करने की पावर दे रखी है। और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बेस पर कोई कंट्री कैसे काम कर रही है। जैसे अभी बात की जा रही है श्रीलंका के अंदर में कि आईएमएफ जो है उसकी जान बचाएगा डूबने से, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये क्या काम करता है, ये यहाँ पर ये इस तरीके से कंसल्टेटिव फंक्शन भी करता है, ठीक है। कोई कंट्री है, अगर यहाँ पर एक तरीके से आईएमएफ जो है वो सेंटर है इंटरनेशनल कोऑपरेशन का फॉर द मेंबर कंट्री। अगर वो कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाता है, टेक्निकल असिस्टेंस भी उनको मिल जाता है। तो ऐसे कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आईएमएफ जो है वो काफी अच्छे से काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये भी आप लोग देखते हैं एक तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस असिस्टेंट में यहाँ पर जैसे अभी श्रीलंका के बारे में बात की गई, हमारी कंट्री को ऐसी कुछ कंडीशन देखने को मिली थी 1990s में जब एलपीजी रिफॉर्म लेकर आए गए थे ना, वो इसी से रिलेटेड है यहाँ पर, ठीक है। स्टेबिलिटी भी एक्सचेंज यहाँ पर की जाती है, इसी के साथ में यहाँ पर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात की जाती है और इंटरनेशनल जो फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, ताकि अच्छे से व्यापार चलता रहे। जब व्यापार चलेगा तभी तो चीजें बढ़ेंगी, अगर व्यापार ही ठप हो गया तो फिर कैसे काम चलेगा। तो व्यापार काफी ज्यादा जरूरी है चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, व्यापार होगा तो ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। कुछ और बातें की जाए, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक तो ये है कि इंप्रूव करना, प्रमोट करना ग्लोबल जो मॉनेटरी कोऑपरेशन है, ठीक है। तो ये एक तरीके से होता रहना चाहिए, यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर एक दूसरे को सपोर्ट मिलता रहना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं और एलिमिनेटिंग और मिनिमाइजिंग जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के बारे में बात की जा रही है। फैसिलिटेट करना या बैलेंस करना इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट करना हाई जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसको, ताकि एक तरीके से सपोर्ट मिल सके और गरीबी को भी मिट, गरीबी तो अपने आप मिट जाएगी जब यहाँ पर एक तरीके से अच्छा खासा वहां पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर माइंड में नहीं होना चाहिए। कई बार आईएमएफ के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर कई सारे और क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं, जैसे कि कोटा के बारे में। कोटा मतलब वोटिंग राइट कितना है, उसके बारे में आप लोगों से बात की जाती है, तो उसके बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर। जैसे बात की जा रही है 2016 में आईएमएफ कोटा गवर्नेंस रिफॉर्म के लिए अगर बात करें यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू इंडिया का जो वोटिंग राइट है 0.3% यहाँ पर बेसिकली बढ़ा था। 2.3 था यहाँ पर, ये 2.6 हो गया। पर लेकिन चाइना ने काफी अच्छी छलांग लगाई, 3.8 से 6 हो गया यहाँ पर, तो ये काफी अच्छी छलांग आप लोग देखते हैं। इंडिया जो है उसकी होल्डिंग जो है एसडीआर अगर बात करें यहाँ पर तो 2.75 एसडीआर कोटा और 2.63 जो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये वोट इन आईएमएफ, तो ये आज की डेट में प्रेजेंटली जो हमारे पास में पावर है आईएमएफ के अंदर में, ये दोनों आप लोगों को याद रखनी है। हमारा एसडीआर कोटा कितना है और इसी के साथ में हमारा वोटिंग राइट कितना है यहाँ पर। ये तो एसडीआर कोटा ज्यादा है एज कंपेयर टू वोटिंग राइट, ये कंफ्यूजन में मत आना। अगर बात करें रिपोर्ट कौन सी पब्लिश की जाती है, तो इसके ऊपर तो आप लोग स्टार लगा लिया करो। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से पूछे जाते हैं कि भाई साहब बताओ जरा कि कितना पढ़ के आए हो, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक है यहाँ पर इसी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। फिस्कल मॉनिटर इसी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। रीजनल इकोनॉमिक जो आउटलुक है वो भी इसी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए कई सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए। तो ध्यान से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने आर्टिकल सुना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 2013 में यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा, ये बेसिकली बोला गया कि हमारी कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसके अंदर क्या आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि फॉरेन करेंसी एसेट्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट एंड लोन फ्रॉम द फॉरेन जो करेंसी जो कंट्रीज होती हैं, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर भी लोन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर भी लोन के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो है ये आप लोगों को बेसिकली नहीं होगा, ये सारे के सारे बेसिकली क्या है, यहाँ पर फॉरेन करेंसी रहती है एसेट्स, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर गोल्ड रहता है, आरबीआई के पास में जो होल्डिंग होती है एसडीआर वगैरह, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो लोन जो है वो यहाँ पर इसके अंदर आप लोगों को नहीं मेंशन किया जाता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में बात की जा रही है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने अभी आप लोगों को बताया। 2016 में डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। यहाँ पर बोला गया कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग जो करेंसी है वो प्रपोज की गई है ऐड करने के लिए बास्केट ऑफ द आईएमएफ बेसिकली, ठीक है, ऑफ एसडीआर। तो बात की जा रही है यहाँ पर रूबल बहुत ज्यादा अभी न्यूज में बताइए किस कंट्री की करेंसी है यहाँ पर, ठीक है। रैंड जो है यहाँ पर ये साउथ अफ्रीका की है, इसके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो अपनी प्यारी करेंसी है। और ये है रिनमिनबी, तो याद रखिएगा रिनमिनबी अभी रिसेंटली ऐड की गई है, तो आंसर यहाँ पर डी है। अब एक क्वेश्चन मैं भी पूछूंगा, ये बताइए किस ईयर में रिनमिनबी को ऐड किया गया है, तो ये आप लोग को क्वेश्चन का आंसर देना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस आप लोगों को याद रही चीजें इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन डाला गया है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है आईएमएफ के द्वारा, यहाँ पर कौन कौन सी, यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट या रीजनल आउटलुक रिपोर्ट। तो सही आंसर क्या है, में बोला गया 1 2 3, में बोला गया 2 3 4, में बोला गया 1 3 4, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, तो सारी की सारी रिपोर्ट अभी आप लोगों को यहाँ पर बताई, तो आंसर इसका क्या हो गया, सीधा सीधा आंसर यहाँ पर डी हो गया। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा था जिससे कि आप लोग रिवाइज कर सकें और चीजों को लंबे समय तक याद रख सकें।
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आप लोगों से अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो बोला गया क्रिएट किया गया था 1969 में आईएमएफ के द्वारा। दूसरा बोला गया है जो बास्केट टेस्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, यूएसए का डॉलर, जापानीज येन, यूरो, पाउंड, इसी के साथ में चाइना का जो है ये है बेसिकली रिनमिनबी। सही आंसर बताना है। एसडीआर जो है वो रिव्यू किया था एवरी ईयर। तो आंसर क्या है? एम बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ये मैंने अभी बताया था 2022 में अभी इसको रिव्यू किया गया है। अभी नेक्स्ट जो रिव्यू होगा वो 2027 में होगा। अगर ये छोटी सी बात भी आप लोग याद रख के एग्जाम में चले जाते हैं तो इसका मतलब तीसरा गलत है यहाँ पर ये, ठीक है। तो कॉमन सेंस है, एक फास्ट आंसर आ गया। तो इसलिए बोलता हूँ लेक्चर को ध्यान से सुनिए, अच्छे से सुनिए, मजे से सुनिए, ताकि जिंदगी में आप लोग कभी भूलो ना। चीज़ों को ऐसे पढ़ो कि भाई साहब पढ़ ली अब जयराम जी की, वो वाला जोन आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है। आया मजा? आगे चलते हैं। आइए थोड़े से अपने गुणगान कर लेते हैं अब अपने, यानी कि मैं अपने नहीं अपने देश के बारे में बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे देश के द्वारा यहाँ पर प्रोड्यूस की गई है टैक्टिकल बैटरीज, जो कि बैटल फील्ड में हम लोग यूज कर सकते हैं। और वेट जो है लगभग 14 किलोग्राम का आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। 14 किलोग्राम लगभग सिलेंडर का भी वेट ही इतना होता है ना, लगभग इतना होता है ना, 14.2 समथिंग 3 कुछ ऐसे ही, ठीक है। तो देखना चेक करके बेंगलुरु बेस यहाँ पर एक वेंचर है, एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसके द्वारा यहाँ पर इसको अभी बेसिकली बनाया गया टैक्टिकल बैटरीज। तो प्लान कर रहे हैं इनको सेल किया जाए नेटो के मेंबर को, इनके नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली उसके मेंबर को यूरोप के अंदर में इसको ले जाकर बेचा जाए। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हमारी कंट्री की इंटरनेशनल लेवल पर खासकर साख बढ़ेगी, क्योंकि हमारी कंट्री के द्वारा प्रोड्यूस की गई है। तो ये माल अभी हमारे पास में और किसी के पास में नहीं है। और वैसे भी नेटो को अगर मेंबर बना लिया तो आप लोगों को पता है भी नए नए मेंबर जुड़ने वाले हैं यूक्रेन को नहीं जुड़ने दिया गया, वो एक अलग बात है, पर लेकिन अभी और भी 2-3 लोग जो हैं वो तैयार बैठे हुए हैं। तो अभी नेटो के अंदर पता है कितने मेंबर हैं? ये याद रख लेना, नेटो जो था वो 1949 में बनाया गया था। अभी टोटल इसके अंदर आप लोगों को 30 मेंबर देखने को मिलेंगे। अभी जो नए फिनलैंड वगैरह स्वीडन वगैरह जुड़ते हैं अगर आने वाले टाइम में तो 32 हो जाएंगे। और यूक्रेन तो बेसिकली पीछे बैठा हुआ है, अगर वो भी जुड़ गया तो दो पुतिन साहब जो है वो अपने आप को गोली मार लेंगे। अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो कंडीशन जो है वो काफ़ी खराब है। हालांकि अगर बोला जाए तो आप लोगों से अगर पूछे कि यहाँ पर ऐसा कुछ होना चाहिए, जो ये अभी नेटो को ज्वाइन करने की बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए, तो आप लोग इसके बारे में क्या रहे आप लोग बता सकते हैं। ये जो बैटरी है इसका नाम बेसिकली यहाँ पर रखा गया है प्रिविग फील्ड पैक, ठीक है। तो ये प्रिविग फील्ड पैक या फिर PFP आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये एक तरीका का पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, ठीक है। और लगभग 14 किलोग्राम का है, सस्ता भी है सस्ता मतलब थोड़ा कम हैवी है, आराम से ले जाया जा सकता है। आप लोग बोलेंगे बैटल फील्ड में बैटरी की क्या जरूरत है? भाई साहब जितने सारे वेपन, इतने सारे व्हीकल आप लोग यूज करते हो, तो बैटरी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। डिजिटली जितनी भी डिवाइस आज के डेट में चलती हैं उनमें कहीं ना कहीं बैटरी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो स्पेशल जो टाइम पर वहां पर अगर बात करें कोई यूक्रेन के अंदर या फिर लीबिया के अंदर कोई वॉर जोन में फंसा हुआ है, तो वहां पर अगर जो डिफेंस फोर्सेज अपनी सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है और उनके पास में यहां पर ऐसा वेपन देखने को मिल रहा है, तो वे आसानी से उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, आसानी से अपना काम कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी जो बैटरी की रिक्वायरमेंट और खपत काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो इसके चलते इनको टैक्टिकल बैटरी बोला गया यहाँ पर, जो काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ऑपरेट करेंगी लार्ज मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ में भी, जो कि यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है और हेल्प करेंगे यहाँ पर बेसिकली चीजों को ढंग से लेकर चलने में। इसी के साथ में जो मेजर शिफ्ट है यहाँ पर डिफेंस के अंदर में काफी बड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग अब तक ये चीजें इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम लोग इनको एक्सपोर्ट करेंगे। यानी कि खरीदने वाले भाई साहब बेचने वाले बन जाएंगे, तो बल्ले बल्ले होगी कि नहीं होगी, ये आप लोग बताओ। तो उसी बल्ले बल्ले के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अभी रसिया और यूक्रेन के बारे में बात करें तो डिजिटल कोऑर्डिनेशन के चलते यहाँ पर बैटल फील्ड के अंदर में कई बार यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है इन सब चीजों की, तो इसमें भी काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। बाकी अगर नेटो के बारे में आप लोगों से कोई पूछने बैठ ही जाए कि भाई साहब बताओ तो सही, इतने दिनों से नेटो यूज में है, ये नेटो है क्या, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो याद रखिएगा ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। कौन कौन मेंबर है, क्या क्या चीजें, वो सारे इसमें मैप में आप लोगों को यहाँ पर चीज दिख रही होंगी। ये एक अच्छा मैप लगा मुझे, इंटरनेशनल लेवल का मैप है और हमारी कंट्री को बड़ी ही प्यार से दिखाया गया है। तो ऐसे मैप की मैं रेस्पेक्ट करता हूँ काफी ज्यादा, जो इस तरीके से अपने देश को दिखाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर बात करें जब ये क्रिएट किया गया, ठीक है, तो उसके बाद में कैसे कैसे चीजें चली उसके बारे में बातें की जा रही है। तो पूरा एक प्रोसीजर यहाँ पर समझाने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं कि कौन कौन यहाँ पर जुड़े। तो नॉर्थ जो है यहाँ पर मैसेडोनिया, वो अभी लेटेस्ट मेंबर यहाँ पर जुड़ा था, ठीक है। पहले यहाँ पर 29 थे, अभी 30 यहाँ पर हो गए थे। 2010 में जो था यहाँ पर वो मोंटीनिग्रो जुड़ा था। ये इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ये 2 लेटेस्ट मेंबर कम से कम आप लोग याद रखेगा। नेटो के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है।
इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर काफी डिटेल में इसको कवर किया गया और बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बारे में। यानी कि जो टूरिज्म वाला मिनिस्ट्री है वो क्या कोशिश करता है कि देश के अंदर जो टूरिज्म है वो बढ़े, ठीक है। यानी कि देश के अंदर में एक तरीके से ज्यादा लोग जो है वो विजिट करने के लिए आए, क्योंकि काफी सारी कंट्री ऐसे हैं यूरोप के अंदर में, आप लोग जाओगे, इसी के साथ में श्रीलंका भी काफी बड़ी, लगभग 10% उनकी जीडीपी में टूरिज्म से आता था। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, तो काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो टूरिज्म के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो टूरिज्म मिनिस्टर यहाँ पर जी कृष्ण रेड्डी। तो यहाँ पर अभी कोशिश की जा रही है कि क्रूज सर्विस को, टूरिज्म को बढ़ाया जाए। क्रूज सर्विस के बारे में आप लोगों को पता होगा, नॉर्मली अगर बात करें तो इस तरीके बड़े बड़े शिप होते हैं, कई सारे लोग इन पे पार्टी करते हैं, आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। तो इस तरीके से चीजें आप लोग समझिएगा। अगर बात करें यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज, यहां से आप लोग इसको समझ सकते हैं। अभी हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है, उनके द्वारा फर्स्ट इनक्रेडिबल जो इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज कराएगी, कहां पर 2022 की मुंबई के अंदर में। तो यहां पर किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई है, पहली है, ये भी याद रखेगा, और कहां पर कराई गई है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसलिए बोलता हूं थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर आओ। उन्हें कहते हैं कि ध्यान हटा दुर्घटना घटा, ध्यान हटा ध्यान हटा, मतलब एक तरीके से वही समझ गए ना क्या बोलना था ठीक है, ध्यान हटा दुर्घटना घटी, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें, फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल जो क्रूज कॉन्फ्रेंस है, ये ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज कराएगी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एफआईसीसीआई की फुल फॉर्म बताना और इसके बारे में थोड़ा सा जाके भी पढ़ना, ये आप लोगों का होमवर्क है। इंडिया क्रूज मार्केट जो है यहाँ पर, उसका काफी ज्यादा पोटेंशियल है, वो बढ़ती हुई जा रही है, और बेसिकली फोकस ये किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा और अच्छे लेवल पर ये बढ़ सके, ताकि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट एक्टिविटी को हम लोग बढ़ा सकें। अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो यहाँ पर गवर्नमेंट एक टास्क फोर्स बना रही है, चीजों को समझें, अंडरस्टैंड करें, उसके बाद में इंप्लीमेंट करें। और मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया हाई लेवल की एक एडवाइजरी कमेटी रहेगी यहाँ पर, जो कि टास्क फोर्स के साथ में मिलकर एक माहौल बनाएगी देश के अंदर में। उन्हें कहते हैं कि कॉलेज में जब हुआ करते थे तो मूवी देखनी है, हाँ चलो माहौल बना लो। माहौल मतलब सामने टेबल पर लैपटॉप रख दो, हॉस्टल के अंदर में बेसिकली लाइट वाइट बंद कर दो और बैठ के अब आराम से मूवी देखते हैं, जब तक खत्म ना हो जाए तब तक माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें नॉर्मली देखने को मिलती हैं। तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि टास्क फोर्स जो है वो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलती है कि एडवाइजरी कमेटी यहाँ पर निकल कर आती है हाई लेवल, जिसके चलते कई सारी चीज़ें नजर आती है। 4 थीम इसकी यहाँ पर रखी गई हैं, गुजरात पिलग्रिमेज टूर, इसी के साथ में वेस्ट कोस्ट कल्चर एंड सीन टूर, ठीक है। तो जो भी आप लोगों को देखना है, नहीं दर्शनीय जो पर्यटन होता है एक तरीके से पर्यटन, ठीक है। साउथ कोस्ट आयुर्वेदिक वेलनेस टूर, ईस्ट कोस्ट हेरिटेज टूरिज्म, इसके बारे में बात की जा रही है, जो कि यहाँ पर क्रूज की डिमांड को ध्यान में रखते हुए चीजें आगे लेकर चली जाएंगी। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है यहाँ पर कि इंडिया का एम है कि क्रूज पैसेंजर का जो ट्रैफिक है 0.4 मिलियन यहां पर से लेकर 4 मिलियन तक लेकर जाना है। 4 मिलियन यानी कि 40 लाख लोग अगर यहां पर इसको यूज करेंगे तो समझो कितनी यहां पर इनकम देखने को मिलेगी। ये यहां पर 110 मिलियन से इसको 5 बिलियन तक की बात की जा रही है, 5.5 आने वाले टाइम में। अपग्रेड करना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा क्रूज सर्विस को, और खासकर हमारा बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात है अगर मैं आप लोगों को बताऊं, हमारा देश यार एक ऐसा देश है जो कि अगर बात करें बहुत बड़ा रीजन, लगभग कितना रीजन, 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन है हमारे पास में। तो एक अच्छा खासा टूरिज्म हब हम लोग बना सकते हैं अपने देश को, तो उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है, ताकि आने वाले टाइम पे अच्छी खासी चीजें हम लोग खुद से डेवलप कर सकें, ठीक है। तो मुंबई के अंदर में यहाँ पर ये काम किया जा रहा है, इसी के साथ में कमीशन किया जाएगा यहाँ पर 2024 में आने वाले टाइम में यहाँ पर न्यू इंटरनेशनल क्रूज ये टर्मिनल, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के बारे में बात की जा रही है। गोवा, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, कोलकाता, ये पोर्ट सिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इनके ऊपर अगर काम किया जाएगा तो बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोगों को सुधरती हुई नजर आएगी। तो बेसिक थीम यही है कि कैसे चीजों को आगे लेकर चलना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रोडक्टिव तरीके से आगे हम लोग बढ़ा सकें। तो उसके ऊपर है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी होगी, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज है, आप लोगों को सुनने में थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी। यहाँ पर अभी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो कि इंडियन थे, दिन का नाम था देवसायम, ठीक है। यानी कि एक तरीके से एक बोनी बोलते हैं कि एक गॉड्स हेल्प, ठीक है। तो हिंदी में अगर बोले तो यहाँ पर बेसिकली देवसायम यानी कि एक तरीके से जो शब्द के बारे में बात करेंगे तो गॉड्स हेल्प, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे जिनका नाम था पूरा देवसायम पिल्लई। ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं यहाँ पर जिनको डिक्लेयर किया गया सेंट यानी कि संत की उपाधि दी गई है वेटिकन सिटी के अंदर, ठीक है। तो ये पहले इंडियन बन गए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग बोलोगे ऐसे कैसे किसी इंडियन को यहाँ पर उपाधि दी थी, कोई ना कोई तो हिस्ट्री रही होगी भाई साहब, ऐसे कैसे हो गया, इसके बारे में बताता हूँ कैसे हो गया, ठीक है।
ये हिस्ट्री का एक पोर्शन आप लोगों का बन जाएगा, जिससे क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है। नाम याद रखिएगा, देवसायम पिल्लई जो है वो तमिलनाडु कन्याकुमारी से आते थे। एक हिंदू थे जो हिंदू पैदा हुए थे 18वीं सदी में, इनके द्वारा ईसाई धर्म को अपना लिया गया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इनको संत की उपाधि दी गई है। तो यहाँ पर इनके बारे में अगर बात की जाए तो ये काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों को जानने को मिलेगा। 23 अप्रैल 1712 में पैदा हुए थे यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट के, जो यहाँ पर नतलाम जो पर्टिकुलर विलेज है उसके अंदर में। अगर बात करें यहाँ पर इनका जो नाम था नीलकंद, ठीक है, तो पिल्लई था। इसके बाद में क्रिश्चियनिटी के अंदर ये कनेक्ट हो गए, वैसे अपर कास्ट फैमिली से थे, जो कि टेम्पल में प्रिस्ट के तौर पर यहाँ पर ये बड़े हुए। पर लेकिन यहाँ पर एक डच नेवल कमांडर आते हैं जो इनसे मिलते हैं उस टाइम पर, और यहाँ पर इनको कैथोलिक फेथ समझाते हैं। उन्हें कहते हैं अपने धर्म के चक्कर में बेसिकली सामने वाले को उसके बारे में बताना और फिर उसको अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेना। तो धर्म कन्वर्जन का ये बात बोल सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर कमेंट करना कोई भी सही बात नहीं होगी। रीजन क्या है, हमारा संविधान जो है पार्ट 3 के अंदर में वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जब आप लोग जाते हैं, 25 से लेके इसके अंदर 28 तक के जो आर्टिकल है वो आप लोग को अधिकार देते हैं किसी भी धर्म में आप लोग कन्वर्ट हो सकते हैं। इनको जानने के बाद में लगा कि यार कैथोलिक धर्म अच्छा है, तो उसमें कन्वर्ट यहाँ पर हो जाते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली। ये अपनी सर्विस देते थे जो त्रिवेणकोर के महाराजा थे, जिनका जो एक तरीके से जिनका नाम था ब्राथांडा वर्मा, ठीक है। तो एक तरीके से उनको यहाँ पर ये सर्विस देते थे। इनका नाम गॉड्स हेल्प यानी कि देवसहायम इनका नाम बेसिकली रखा। वैसे इनका नाम यहाँ पर लाजरूस रखा गया था, पर बाद में चलकर इन्होंने अपना नाम जो है वो चेंज कर लिया और देवसहायम यहाँ पर नाम रखा। लोग जो थे वो इतने गुस्सा हुए क्योंकि उस टाइम पर अंग्रेज रूल कर रहे थे। तो यहाँ पर एक तरीके से इनके कन्वर्जन को लेकर यहाँ पर जो है काफी लोग गुस्सा हुए त्रिवेणकोर में। तो इनको काफी ज्यादा लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा और लोग इतने गुस्सा हो गए कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा इनको गोली तक मार दी गई, ठीक है। एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट है जिनका नाम है यहाँ पर अरल वई मोजी। तो अरल वई मोजी जो फॉरेस्ट है यहाँ पर, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ ले कहां पर है, तो ये तमिलनाडु के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ऐसी भी चीजें आप लोगों को हिस्ट्री में देखने को मिलती हैं जो कि डिफरेंट है, पर लेकिन ये इस तरीके की भी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो याद रखिएगा, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हिस्ट्री के साथ में कनेक्ट है और अभी यहाँ पर इनको ये उपाधि दी गई है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे यहाँ पर इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, जो यहाँ पर इनको पोप फ्रांसिस के द्वारा यहाँ पर ये उपाधि दी गई। कई सारे और भी लोग हैं, वो रटना नहीं है, नाम भी नहीं, एक तरीके थोड़े से डिफरेंट्स हैं, पर यहाँ इनका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बाकी मैंने स्लाइड में डाल दिया, अगर कोई ऐसा है कि बायोलॉजी बैकग्राउंड का है जिसको नाम रटने में कोई दिक्कत नहीं होती है तो वो रट लेना भाई साहब बैठ के, ठीक है। तो ये सारे मैंने बेसिकली एक तरीके से आप लोगों के सामने रखे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो बताएगा, अगर ना तो बताएगा क्या क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कुछ सजेशन देना चाहिए। जो क्वेश्चन होते हैं बेसिकली हर आर्टिकल के एंड में वो कैसे लगते हैं, उनको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट किया करो, क्योंकि एग्जाम में वही चीजें जो हैं वो आप लोगों के काम आएंगी, ठीक है। तो जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो यही चीजें हैं जो आप लोगों के काम आने वाली है। तो उसमें कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, इसीलिए क्वेश्चन को एक एक कर आप लोगों को अटेम्प्ट कराया जाता है। और हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं ताकि दोनों तरीके के जो भी स्टूडेंट हैं उनको फायदा यहाँ पर पहुंच सके। तो बाकी कैसा रहा आज का डिस्कशन जरूर बताना, वीडियो को फीडबैक देकर बता सकते हैं। इसी के साथ में पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ इकट्ठे मिल जाती है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो याद रखना, इस चैनल पर रेगुलर 2 वीडियो आती हैं। पहले में एक हिंदू न्यूज़पेपर पूरा कवर करते हैं और दूसरे में यहाँ पर आप लोगों को नैनो मैगजीन यहाँ पर कवर की जाती है, जिसमें पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से टकटकी लगाकर सुना होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसको दूर किया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक बना ध्यान रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।